नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दो चरणों में होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। मंत्रिमंडल की बैठक में लगी तारीखों पर मोहर। मार्च में होगा सत्र का दूसरा चरण। उचाना के 28 गांवों को पीने के लिए मिलेगा भाखड़ा का स्वच्छ पानी। डिप्टी सीएम बोले निर्वाणा हेड से बिछाई जाएंगी 3 बड़ी पाइपलाइन। हरियाणा में अब 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा में नकल नहीं कर सकेंगे छात्र। नया फार्मूला अपनाने वाले देश का पहला बोर्ड बना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट सत्र शुरू होने के बाद आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। बता दें कि बजट सत्र में कुल 10 सीटिंग होंगी और यह सेशन 2 चरणों में पूरा होगा। बता दें कि बजट सत्र की तारीखों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज गुरुवार को चंडीगढ़ में मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यह तय हुआ कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा, तो वहीं मार्च 16 से 21 तक सेशन का दूसरा चरण होगा। वहीं 24 फरवरी से 15 मार्च तक 12 दिनों के लिए अवकाश रहेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हलके के गांव करसिंधु में पूर्व मंत्री स्वर्गीय देशराज नंबरदार की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय देशराज नंबरदार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि राज्य सरकार हर घर नल द्वारा स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के प्रति निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत उचाना विधानसभा क्षेत्र के 28 गांवों में भी लोगों को भाखड़ा का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को आने वाले बजट में मंजूरी दिलवाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर उचाना के 28 गांवों के लोगों को पीने के लिए भाखड़ा का नीला पानी उपलब्ध होगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम से पहले गांव में अपने 51 लाख रुपए के स्वैच्छिक कोष से नवनिर्मित जन नायक चौधरी देवीलाल ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और साथ ही प्रांगण में पौधारोपण भी किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आधुनिक तकनीकी एवं सुविधाओं से लैस डिजिटल ई लाइब्रेरी में एक साथ 30 विद्यार्थियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग और अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारियों का मौका मिलेगा। ई लाइब्रेरी में प्रत्येक कंप्यूटर पर वाईफाई सुविधा से युक्त है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 32 करोड़ रुपए की लागत से सीएसआर के तत्वाधान में उचाना की आईटीआई में पहले ही कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों युवा लड़के व लड़कियों को अब तक प्रशिक्षण का लाभ मिल चुका है। और आज का दिन ऐतिहासिक भी है। देश का बजट आया और उस बजट के अंदर पहली 5 घोषणाओं में कोई घोषणा करी तो भारत सरकार ने, वित्त मंत्री ने ये करी कि अब हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो हमारे लिए तो सौभाग्य है, जो पौधा हमने लगाना शुरू किया था निर्वाणा से, उचाना से, आज वो पेड़ का स्वरूप ले गया और अब तो देश के लाखों गांव के अंदर इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी गांव के बच्चों के विकास और सुधार और शिक्षा के नए उजाले के अंदर योगदान देने का काम करेगी। अनेक चीजें ऐसी है, चाहे तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात। 1 साल पहले हमने एक कदम उठाया था कि गांव के तालाबों को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मनरेगा के तहत 10 सालों से जोड़ के अंदर किनारियां खोदी जा रही थी और सफाई होती नहीं थी क्योंकि चिकनी मिट्टी बढ़ जाती थी। हमने 800 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट में रखे और 800 करोड़ का मतलब है कि प्रदेश के अंदर 6000 तालाबों को हमने दोबारा खुदाई करवाई, मिट्टी निकाली, उसके बरम बनाए और उसका सुधारीकरण किया। और उसके अंदर शायद एक तालाब तो कृषिंदु का भी, मगर महानगरों की तर्ज पर अब अंबाला में भी बनने जा रही है नाइट फूड स्ट्रीट। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खाका तैयार कर लिया है और अधिकारियों को इस पर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। नाइट फूड स्ट्रीट में
छोटे काउंटर बनाकर खान पान की दुकानें खोली जाएंगी और इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। लोग देश भर के अलग अलग बेहतरीन व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। अम्बाला जिला में खुलने वाला ये नाइट फूड स्ट्रीट पहला नाइट फूड स्ट्रीट होगा। ये नाइट फूड स्ट्रीट 24 घंटे खुले रहेंगे। अम्बाला भी अब बड़े शहरों की सूची में आ गया है। सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनने जा रहा है। तो अब यहाँ पर नाइट फूड स्ट्रीट बनाने का कल हमने फैसला किया है। हमारे पास जगह है, वहाँ पर हम अलग अलग कैबिन बनाकर देंगे, जहाँ पर देश के भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो दुकानदार बनाएंगे। और अम्बाला भी और इसके आसपास भी, क्योंकि दूर दूर तक कहीं पर भी कोई नाइट फूड स्ट्रीट नहीं है, दूर दूर तक, तो लोग आकर उसका लुत्फ उठाया करेंगे। प्रदेश में आंदोलनकारी सरपंचों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को सीधे शब्दों में जवाब दिया है कि अगर सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो फिर चुनाव क्यों करवाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और वह सरपंचों को सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक पहुंचे थे। यही नहीं, उन्होंने अमित शाह की रैली को लेकर बोलते हुए कहा कि जनता ने अब यह बता दिया है कि किस तरीके से भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार से लोग नाराज हैं। देखिए, एक पंचायत मंत्री जो हैं वो इस बात को जो है अपना समझें कि पंचायती राज में चुनाव व्यवस्था होती है, लोग फैसला करते हैं, लोग चुन के भेजते हैं पंचायत को, सरपंच को। वो लोग ही इस बात का फैसला करते हैं कि कोई अगर ईमानदारी से काम करेगा तो लोग उसको दोबारा से चुनेंगे, और अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं करता पंचायत स्तर पे तो हमारे देश की प्रजातंत्र में सीधा मामला, सीधा से फैसला लोगों के हाथ में होता है। अगर सरपंचों को कोई राइट्स देने ही नहीं थे, कोई अधिकार देने ही नहीं थे, मात्र 2 लाख के अधिकार में क्या सरपंच को कौन कराएगा, तो फिर ये चुनाव क्यों कराए। और क्या ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण नहीं है? इस बात का कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि भाई ये जो है केंद्रीय स्तर पे जो ठेके जो दिए जाएंगे उसमें वो ईमानदार होंगे? इस बात का कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? ये तो ऐसी पार्टी है जेजेपी पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन, इनका तो जब से प्रदेश में आया तो भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया। तो क्या लाइसेंस आपको दिया जाए भ्रष्टाचार का? क्या बीजेपी ने जब जेजेपी के साथ समझौता किया तो क्या जेजेपी को भ्रष्टाचार का समझौता दिए? शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, ये सारे घोटाले क्यों आपके जो महकमा है आपकी पार्टी के पास, उसमें सामने ऐसे घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं? तो क्या आपको लाइसेंस दिया गया है? प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था लाइसेंस। हरियाणा सिविल सचिवालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां 9वीं मंजिल से नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मनदीप कुमार के रूप में हुई है। वह अकाउंट ऑफिसर था और वह कृषि विभाग में लेखाकार स्वर्गीय कालू राम का बेटा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हादसा कैसे हुआ इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नकल रोकने के लिए अब की बार नई तकनीकों का प्रयोग कर पारदर्शी परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरों के अलावा हर प्रश्न पत्र के हर पेज पर 3 बार कोड लगाए जाएंगे ताकि प्रश्न पत्रों की फोटो या फोटोकॉपी परीक्षा केंद्र से बाहर जाने पर यह पहचान हो सके कि किस परीक्षार्थी तथा किस सेंटर ने इस प्रश्न पत्र को लीक किया है। इस नई तकनीक से बोर्ड परीक्षाओं में अब की बार नकल की संभावना खत्म हो जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस साल 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है, जिसके तहत पेपर लीक और आउट नहीं होगा और जबकि नकल पर भी अंकुश लगेगा। इस बार प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर 3 जगह पर विशेष QR कोड अंकित होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यह फार्मूला अपनाने वाला देश भर का पहला बोर्ड बन गया है। एरोपोनिक्स तकनीक से अब आने वाले समय में किसान अच्छे किस्म के आलू के बीज तैयार करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ऐसा संभव करके दिखाया है करनाल के आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल के द्वारा, जो भारत का सबसे बड़ा एरोपोनिक्स तकनीक से आलू उत्पादन करने वाला संसाधन है। बहुत सारे किसान
जो अभी तक परंपरागत खेती किया करते थे उनकी तुलना में यह तकनीक उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ऐसा कहा गया कि इस तकनीक के द्वारा आलू के बीज के उत्पादन की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जा रहा है। इस तकनीक से सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इस तरह नई नई तकनीकों के आने से किसानों को जानकारी होने के साथ साथ उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। और ये भारत में सबसे बड़ी एरोपोनिक यूनिट्स में से है, जहाँ पर हम लोग बहुत ही हाई क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि हम माइक्रो प्लांट जो हमारी खुद की टिश्यू कल्चर लैब में बनाते हैं, वहाँ से हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसकी कैपेसिटी है मतलब 18,000 प्लांट्स हम इसमें लगाते हैं और कम से कम 5 से 6 लाख मिनी ट्यूबर हमें हर साल इसमें मिल जाते हैं, जिनको हम 3 से 5 ग्राम के ही हार्वेस्ट करते हैं, जो कि बेस्ट साइज़ माना जाता है और जिसमें कि जर्मिनेशन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों को लाभ इससे ये होगा कि किसान भाई यहाँ से मिनी ट्यूबर लेके जाएं और उनको मल्टीप्लाई करें और 6 से 7 वर्ष तक वो अपने पास उसका बीज रख सकते हैं और हर साल बीज बनाकर वो दूसरे किसानों को बेच भी सकते हैं। वो विद इन द स्टेट भी हो सकता है, आउट ऑफ द स्टेट भी हो सकता है, जिससे कि उनकी आय दुगनी होने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। इंद्री के ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में असम से पूर्व विधायक जिले राम शर्मा ने शिरकत की और ब्राह्मण सभा की नई कार्यकारिणी का चुनाव कुछ दिन पूर्व संपन्न हुआ था, जिसको लेकर पूर्व विधायक की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सभी सदस्यों का ने फूलमालाओं से स्वागत किया और उन्हें अपने पद के प्रति शपथ दिलाई गई। और बता दें कि इंद्री ब्राह्मण सभा की कार्यकारिणी के 11 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें उप प्रधान सचिव, महासचिव, खजांची व अन्य मेंबर सहित कार्यकारिणी के 10 सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया था। आज हमने सारे जितने भी कार्यकारिणी हैं और प्रधान हैं उनको शपथ दिलवाई है और इन्होंने एक पूरा आश्वासन दिया है कि भी जो चुनाव के दौरान जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया, सभी के साथ लेकर के और इस धर्मशाला का नवनिर्माण और इसमें बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। सारे सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया और सभी को हमने शपथ दिलवाई। जितने भी पदाधिकारी पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाने का कार्य किया है। खेड़ा सीताराम कालका से विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ हो गया है। इससे पहले पवन कुमारी व सभी कांग्रेस वर्कर प्राचीन श्री काली माता मंदिर में इकट्ठे हुए। सभी ने मंदिर में शीश नवाया और माता का आशीर्वाद लेने के बाद काफिला खेड़ा सीताराम पहुंचा और अभियान का शंखनाद किया गया। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में हाथ से हाथ जोड़ो के पोस्टर जिसमें राहुल गांधी का संदेश लिखा हुआ था वह कांग्रेस का झंडा उठाए हुए दिखाई पड़े। चौधरी ने कहा कि 2 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी रहेगा। जो हमारे पूर्व में रहे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो 3500 किलोमीटर से ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक समापन हुआ, जिसका वह बड़ी सफल रही। जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, देश में फैलाई जा रही नफरत को ख़त्म करने के लिए, एक मोहब्बत का संदेश देने के लिए की गई और उस यात्रा को बहुत ज़्यादा जनता का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। उसके बाद पार्टी ने पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया और 1 फरवरी से यह आज से शुरू होने जा रहा है। उस सिलसिले में हम सभी पार्टी के नेता, पार्टी के सभी साथीगण आज काली माता मंदिर में माथा टेकने के बाद खेड़ा सीताराम से हमारी यह शुरुआत होगी। जो संदेश, जो एक चिट्ठी राहुल गांधी जी ने भेजी है, उसकी अपनी यात्रा का जो अनुभव रहा, जो लोगों से उनसे बातें हुई, जो भी लोगों की दुख तकलीफें परेशानियां जो देखी उन्होंने, उस अनुभव को लेकर चिट्ठी हम हर घर तक पहुंचाने का हमारा एक फैसला पार्टी का किया है। उसको लेकर आज हम इस अभियान में सभी शामिल होकर वह संदेश जहां हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और वहीं जो इस सरकार ने जो जनता से खिलवाड़ किया, युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, गरीब आदमी का जो मजाक किया, जो वायदे किए गए जो निभाए नहीं गए, आज युवा बेरोजगारी से हताश है, महंगाई से आम वर्ग पीड़ित है और समाज को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन सभी बातों को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। खाबजासा के सीएससी में अनुयुक्त भारत को लेकर सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग रखी गई। इस ट्रेनिंग में एनीमिया टेस्ट करना, एचबी कितना है, फिर मरीज को बताया जाए कि दवाई कैसे लेनी है और उम्र का ध्यान में रखकर मरीज को दवाई देनी है। और इस दौरान सभी को विस्तार से समझाया गया ताकि एनीमिया से पूरे देश को मुक्त किया जा सके।
आज सीएससी झांसा पर सभी कर्मचारियों की अनीमिया मुक्त भारत को लेकर ट्रेनिंग रखी गई थी, जिस ट्रेनिंग में उनको समझाया गया और पढ़ाया गया कि अनीमिया को कैसे टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसको टेस्ट करके उसका एचबी कितना है उसका मरीज का पता लगाया जाएगा। उसके बाद उसको दवाई कितनी देनी है, किस डोज में देनी है, और एज ग्रुप के हिसाब से बताया गया कि 6 महीने से लेकर 59 महीने तक की एज ग्रुप है, फिर एक 5 साल से लेकर 9 साल तक की, फिर एक 10 साल से लेकर 19 साल तक की, एक लैक्टेटिंग मदर होगी, एक अपनी प्रेग्नेंट वुमन होगी और एक एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ होंगे। तो इन सबको एनीमिया की डोज़ कितनी कितनी देनी है, किस फॉर्मेट में देनी है और कब तक देनी है, प्रोफिलैक्टिक डोज़ कितनी होती है, थेरेपेटिक डोज़ कितनी होती है, सब समझाया गया है, डिटेल में उनको पढ़ाया गया है ताकि हम अनीमिया को इस देश से मुक्त कर सकें और झांसा से भी मुक्त कर सकें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।